ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। 1 जनवरी DRDO का स्थापना दिवस पता चल गया आप लोगों को। इस बार 2026 का थीम क्या है? आत्मनिर्भरता इन डिफेंस, यानी रक्षा में आत्मनिर्भरता। आपसे पूछा जा सकता है कि DRDO की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1958 में हुई थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। फिर 1 जनवरी को ही वैश्विक परिवार दिवस भी मनाते हैं। क्या है? वैश्विक परिवार दिवस। अब इस बार वैश्विक परिवार दिवस का थीम क्या था? तो ये है विविधता को अपनाना, यानी एम्ब्रेसिंग डाइवर्सिटी। उसके बाद 4 जनवरी को बात करें तो ये ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ब्रेल दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि उस दिन लुई ब्रेल है ना, जो कि ब्रेल लिपि के आविष्कारक थे, लुई ब्रेल, उनकी जयंती थी। अब ये ब्रेल काम किस तरह करता है? तो एक मान के चलिए एक पेपर है, उस पे ना बहुत सारी बिंदुएं उकेरी जाती हैं, तो जो भी लोग ब्लाइंड रहते हैं वो उसको छू कर एहसास करते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये एक लिपि है, ब्रेल लिपि। इसके खोज आविष्कार किसने की थी? लुई ब्रेल ने किया था। ठीक है, ये 2019 से इसको मनाया जा रहा है। फिर 4 जनवरी को ही विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व युद्ध अनाथ दिवस। उसके बाद 9 जनवरी की बात करेंगे तो इस दिन प्रवासीय भारतीय दिवस मनाते हैं। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी को ही महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और याद रखिएगा कि ये प्रवासीय भारतीय दिवस क्या प्रति वर्ष मनाया जाता है? बताइए, क्या ये हर वर्ष मनाया जाता है? नहीं, 2 साल को। बहुत अच्छा। पहले इसको प्रतिवर्ष मनाया जाता था, लेकिन अब जो है उसको हर 2 साल पे मनाया जाता है। अच्छा, ये प्रवासीय भारतीय दिवस मनाए जाने के पीछे का मैं आपको कारण बता देता हूँ। 2002 से शुरू हुआ है। अब आप गौर करेंगे, किन्हीं को पता है अटल बिहारी वाजपेयी ने परमाणु परीक्षण कब किया था? साल बताइए। बताइए साल। 1974। नहीं भाई, मैं अटल बिहारी वाजपेयी वाला बोल रहा हूँ, ठीक है ना? 98। ठीक है ना, ओके, म्यूट कर लेंगे सब लोग। 1998। अब उस समय क्या हुआ कि अमेरिका जो है ना वो भारत पे प्रतिबंध लगा देता है। ठीक है, तो प्रतिबंध लगाने के कारण क्या होता है कि व्यापार जो है वो ठप पड़ जाता है, बाहर से जो FDI आता है वो कम पड़ जाता है, भारत को नुकसान हो रहा होता है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जो है उनकी सरकार में ये एक प्रावधान किया जाता है कि क्यों ना एक प्रवासीय भारतीय दिवस शुरू किया जाए, जिसमें क्या होगा कि जितने भी भारतीय बाहर रह रहे होंगे, ठीक है, उनका कहीं ना कहीं लगाव तो होगा भारत से, तो वही लोग अगर भारत में निवेश करेंगे ना इस प्रतिबंध के समय में, तभी भी भारत की इकोनॉमी धीरे धीरे रन करेगी और अच्छा रन करेगी। और इसीलिए जो है 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस शुरू हुआ। ठीक है, और उसी समय 9 जनवरी का दिन चुना गया। कारण क्या था कि क्योंकि उसी दिन महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से वापस लौट के आए थे। ठीक है, तो ये कारण भी आपको पता चल गया। 10 जनवरी की बात करेंगे तो इस दिन विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि 1975 में नागपुर में आयोजित हुआ था विश्व हिंदी सम्मेलन। ठीक है, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में आयोजित हुआ था 1975 में। उसी की याद में जो हम लोग प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको थीम लिखा हुआ है, याद रखिएगा, पारंपरिक ज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी हिंदी, ट्रेडिशनल नॉलेज एंड AI। आगे चलते हैं। 12 जनवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन महान विचारक और दार्शनिक स्वामी विवेकानंद की जयंती है। ठीक है, इसी दिन हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। उसके बाद यहाँ थीम लिखा हुआ है, स्वयं को जागृत करें, विश्व पर प्रभाव डालें, यानी इग्नाइट द सेल्फ इम्पैक्ट द वर्ल्ड। अगला है 15 जनवरी। 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाते हैं। भारतीय थल सेना दिवस क्यों मनाते हैं? थल सेना दिवस क्योंकि उसी दिन फील्ड मार्शल KM करियप्पन द्वारा 1949 में भारतीय सेना की कमान संभाली गई थी। ठीक है, KM करियप्पन के द्वारा जो है 1949 में भारतीय सेना की कमान संभाली गई थी, इसीलिए हम लोग 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाते हैं। ओके, 23 जनवरी की बात करेंगे, इस दिन पराक्रम दिवस मनाया जाता है। स्वतंत्रता सेनानी थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनकी जयंती रहती है। ठीक है, फिर 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या थी? इंपावरिंग गर्ल्स फॉर द सस्टेनेबल फ्यूचर। 24 जनवरी को ही अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, इसका थीम क्या है? लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस, अस्थायी शांति के लिए सीखना। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को ही चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। इस बार का थीम क्या है? माई इंडिया माई वोट। 25 जनवरी को ही हम लोग राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाते हैं। ठीक है, और पर्यटन दिवस का थीम क्या है? तो सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है,
क्यों मनाते हैं? तो देश की अर्थव्यवस्था में पर्यटन के महत्व और योगदान को दर्शाने के लिए। फिर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 1950 में 26 जनवरी के दिन ही संविधान लागू हुआ था। इस बार का थीम क्या था? वंदे मातरम के 150 वर्ष। ठीक है, आगे चलते हैं। 26 जनवरी को ही हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाते हैं। हम लोग न्यूज़पेपर में इन सब चीजों को कवर भी करते चल रहे हैं, यहाँ बस रिवाइज होगा आपका। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाते हैं। ठीक है, फिर 28 जनवरी को डेटा गोपनीयता दिवस मनाते हैं। डेटा गोपनीयता दिवस, इसका थीम क्या था? टेक कंट्रोल ऑफ योर डेटा, यानी अपने डेटा का नियंत्रण रखें। क्यों मनाते हैं डेटा गोपनीयता दिवस? क्योंकि डेटा सुरक्षा और साइबर सुरक्षा के प्रति सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए। ठीक है, फिर 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। महात्मा गांधी की हत्या जो है नाथूराम गोडसे ने कर दी थी। ठीक है, तो 1948 में ये घटना घटित हुई थी। उसके बाद से हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। और 30 जनवरी को ही विश्व कुष्ठ दिवस मनाया जाता है, कुष्ठ रोग दिवस। ठीक है, कुष्ठ रोग को लेप्रोसी कहते हैं। थीम क्या था? बीट लेप्रोसी। तो इस तरीके से हम लोगों ने जनवरी के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस थे सबको देख लिया है। ठीक है, इसमें से अगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात करें तो 1 जनवरी को DRDO दिवस याद रखना है। 4 जनवरी को ब्रेल दिवस याद रखना है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस याद रखना है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस याद रखना है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस याद रखना है। 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस याद रखना है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस याद रखना है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस याद रखना है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस याद रखना है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस याद रखना है। फिर 28 जनवरी को डेटा गोपनीयता दिवस याद रखना है। और 30 जनवरी को शहीद दिवस रखना है याद। ठीक है, तो जितने भी थे वो मैंने सब बता ही दिया। इसके अलावा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैंने बाद में भी आपको बता दिया है। तो उस वीडियो को अगर आप 1 से 2 बार देखेंगे तो वहां आपको इजिली रिवाइज भी हो जाएगा। अब हम लोग पद्म पुरस्कार को देखेंगे। तो पद्म पुरस्कार की घोषणा जो है ये गणतंत्र दिवस की संध्या से पूर्व जो है किया जाता है। यानी 26 तारीख को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो हर साल 25 दिसंबर को ये अनाउंस किया जाता है। ठीक है, पद्मा अवार्ड्स कब अनाउंस किया जाता है? 25 जनवरी को। ठीक है, अब इस बार जो है कुल 131 लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, जिसमें से 5 पुरस्कार जो है पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री दिए जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले बिहार के जो पद्मश्री विजेता हैं उनको देखेंगे, क्योंकि हम लोग बिहार के निवासी हैं और बिहार से संबंधित जो एग्जाम होगा उसमें यहाँ से प्रश्न आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो पहले हम लोग ये 3 लोगों को देख लेंगे जो 3 बिहार के व्यक्तियों को अवार्ड दिया गया है। उसके बाद फिर हम लोग इन सबको भी, बाकी लोगों को भी डिटेल में देखेंगे। तो बिहार के 3 पद्मश्री विजेताओं के बारे में पहले देखेंगे। पहले व्यक्ति हैं श्री भरत सिंह भारती। नाम क्या है? श्री भरत सिंह भारती। ये भोजपुरी लोक संगीत से जुड़े हुए हैं। इनका मूल स्थान या बर्थ का प्लेस अगर पूछा जाएगा तो ये भोजपुर आरा के रहने वाले हैं। ठीक है, इनका योगदान क्या है? तो यह 6 दशकों से भोजपुरी लोक संगीत की सेवा दे रहे हैं। इसके अलावा भोजपुरी की दुगोला गायन शैली और निर्गुण गीतों को इन्होंने लोकप्रिय बनाया है। ठीक है, तो दुगोला गायन शैली आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद इन्होंने पारंपरिक धुनों का संरक्षण किया और भोजपुरी गीतों में अश्लीलता के मुखर विरोधी रहे हैं। तो भोजपुरी संगीत में जो अश्लीलता दिखाई जाती है हाल के दिनों में, तो उसके ये विरोधी रहे हैं। उसके बाद इन्होंने अपने गांव में संगीत कला मंदिर की स्थापना भी की थी। ठीक है, तो पूछा जा सकता है ये संगीत कला मंदिर की स्थापना किनके द्वारा की गई? तो ये भरत सिंह भारती के द्वारा कहाँ किया गया है? भोजपुर में किया गया है। ठीक है, और इसके अलावा इनके मुख्य कार्य की बात करेंगे तो इन्होंने नोनउर घराना को विकसित किया है। ठीक है, नाम क्या है? नोनउर घराना। अगले व्यक्ति हैं श्री विश्व बंधु। तो ये मरणोपरांत इनको मिला है, इनकी मृत्यु हो गई थी मार्च 2025 में। ठीक है, मार्च 2025 में इनका निधन हो गया 95 वर्ष की उम्र में। तो इनका मूल स्थान कहाँ है? पटना के निवासी हैं ये। इन्होंने बिहार में विलुप्त होते लोक नृत्यों, विशेषकर डोमचक और झिझिया नृत्य को पुनर्जीवित किया है। ये दोनों याद रखिएगा, डोमचक और झिझिया नृत्य को इन्होंने पुनर्जीवित किया है। इन्होंने 1959 में पटना में कला संस्थान सुरंगन की स्थापना की थी। तो ये भी याद रखिएगा, सुरंगन की स्थापना इनके द्वारा की गई। विशिष्ट उपलब्धियों की बात करेंगे तो इन्होंने कमला पूजा, षष्ठ चक्र, अग्नि नृत्य नामक एक नई नृत्य शैली का आविष्कार किया है। ठीक है, तो
बैक ऑफ माइंड ये सारी चीजें अगर रहेंगी ना तो काम आएगा कभी ना कभी, ठीक है। इसलिए मैं ये सारी चीजें बता देता हूँ। जब आप लोग कहीं बीपीएससी वगैरह का एग्जाम देंगे तो वहां पे इस तरीके का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देता है। इवन जो बीएसएससी सीजीएल का एग्जाम होता है, बीएसएससी सीजीएल का, उसमें भी पद्मश्री से जुड़ा हुआ एक प्रश्न जरूर पूछता है, ठीक है। अब गौर कीजिएगा क्या होता है ना कि अब चाहे बिहार दरोगा का एग्जाम ले लें या बीएसएससी सीजीएल का ले लीजिए, तो जो भी एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट में होता है, मल्टीपल शिफ्ट में होने वाले एग्जाम में ना पद्मश्री या इस तरह का पद्म विभूषण, इन सबसे प्रश्न पूछने की संभावना ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले हम लोगों ने देखा श्री भरत सिंह भारती को, फिर हम लोगों ने श्री विश्व बंधु को देखा, फिर अब हम लोग लास्ट में देखते हैं डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी को। इनको विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अवार्ड मिला है, खास करके ये कृषि से जुड़े हुए रहे हैं, कृषि क्षेत्र से, ठीक है। इनका योगदान क्या रहा है, तो ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है पूसा में, उसके पूर्व कुलाधिपति रहे हैं, सॉरी इसके पूर्व कुलपति रहे हैं, ठीक है, चांसलर रहे हैं ये। इसके अलावा लीची के बागों में जो कैनपी मैनेजमेंट होता है, यानी लीची का पेड़ किस तरीके से बढ़ेगा, उसका डेवलपमेंट कैसे हो, उस पर इन्होंने अपना शोध भी किया था। और मतलब आप कह सकते हैं कि जो मुजफ्फरपुर का शाही लीची है ना, उसके डेवलपमेंट में, उसके विकास में इनका योगदान रहा है। इसके अलावा उत्तर बिहार में जो जल जमाव वाले क्षेत्र हैं, जहाँ पे सिंघाड़ा और मखाना की खेती होती है, ठीक है, तो उसको भी प्रोत्साहित करने का काम इनके द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, 3 व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहले कौन से हैं, भरत सिंह भारती, भोजपुर लोक संगीत से जुड़े हुए हैं। दूसरे हैं श्री विश्व बंधु, ये लोक नृत्य से जुड़े हुए हैं, डोमचक नृत्य और झिझिया नृत्य को इन्होंने पुनर्जीवित किया है। और अंत में डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी हैं, और ये कृषि वैज्ञानिक रह चुके हैं, पूसा के जो कॉलेज है एग्रीकल्चर कॉलेज, उसके कुलपति रह चुके हैं, ठीक है। और मखाना, सिंघाड़ा या फिर लीची के जो खेती बिहार में बढ़ रही है, फल फूल रही है, उसके पीछे इनका योगदान रहा है, ठीक है। तो बिहार के पद्मश्री विजेताओं का बात हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग पद्म विभूषण की बात करते हैं। तो इस बार कुल 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया गया था। सबसे पहला धर्मेंद्र के बारे में बात करते हैं। तो धर्मेंद्र काफी पॉपुलर रहे हैं, ये एक्टर हैं, ठीक है। तो इनका क्षेत्र क्या है, कला से है। फिर केटी थॉमस हैं। केटी थॉमस जो है ये जज रह चुके हैं, पूर्व में न्यायाधीश, तो ये सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में इनको ये अवार्ड दिया गया है। फिर एन राजम की बात करेंगे तो ये वायलिन वादक हैं, वायलिन वादक, ये उत्तर प्रदेश से हैं। एन राजम इनका नाम है, तो कला के क्षेत्र में इनको मिला है। फिर पी नारायणन की बात करेंगे तो पी नारायणन जो है वो केरल के रहने वाले हैं, और इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मिला है। फिर वी एस अच्युतानंद की बात करेंगे तो इनको मरणोपरांत मिला है, इनका डेथ हो गया था 2025 में। तो इनको सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में पद्म विभूषण दिया गया। अब गौर करेंगे कि 3 व्यक्ति जो हैं इन केरल के रहने वाले हैं जिनको पद्म विभूषण मिला है। उसके बाद धर्मेंद्र की बात करेंगे तो ये कला सिनेमा से जुड़े हुए हैं। केटी थॉमस न्यायपालिका से जुड़े हुए हैं। एन राजम ये वायलिन वादक हैं। पी नारायणन जो है ये साहित्य और शिक्षा से जुड़े हुए हैं। और वी एस अच्युतानंद जो है वो सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो ये हम लोगों ने पद्म विभूषण देख लिया है। अब पद्म भूषण की बात करेंगे तो कुल 13 विजेता रहे हैं पद्म भूषण के, ठीक है। इसमें सबसे पहले अलका याग्निक का नाम है, बहुत फेमस ये सिंगर रही हैं, कला के क्षेत्र में गायिका रही। फिर मम्मूटी, ये जो है ना मलयालम सिनेमा के बहुत बड़े दिग्गज कलाकार हैं, केरल हेलो हेलो चलेगा सर, हेलो। बने रहिए, नेटवर्क इशू होगा। आज सर संडे क्लास करवा रहे क्या, संडे को भी हो रहा है? हाँ, मंथली होता है संडे को। अच्छा, और सर बने रहिएगा लाइन पे। हाँ, वो सर नहीं बोले थे कि क्यूज वगैरह भी डालेंगे, पर डाले नहीं सर। हाँ, हम लोग फिर से नया प्लान बनाए हैं। तो हाँ, सर होमवर्क सीरीज नहीं करवाते हैं? हाँ, अब कल से होगा, कल। पद्म भूषण विजेताओं को हम लोग देख रहे थे। तो सबसे पहले अलका याग्निक थी, कला के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, प्रसिद्ध सिंगर हैं, ठीक है। फिर मम्मूटी जो है ये मलयालम सिनेमा से जुड़े हुए हैं और अभिनेता हैं।
उसके बाद उदय कोटक की बात कर रहे थे, तो उदय कोटक जो है वो आपको व्यापार और उद्योग से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और जो कोटक महिंद्रा बैंक है उसके संस्थापक हैं। फिर विजय अमृतराज जो है ये टेनिस प्लेयर हैं, खेल से जुड़े हुए हैं, वर्तमान में ये अमेरिकी नागरिकता ले चुके हैं। फिर पीयूष पांडे, इनको मरणोपरांत दिया गया है कला के क्षेत्र में। शिबू सोरेन बहुत इंपॉर्टेंट है, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। फिर डॉक्टर नोरी दत्तात्रेय टुडू, ये चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऑन्कोलॉजी विभाग से जुड़े हैं, अमेरिकी नागरिक हैं। फिर कल्लीपट्टी रामासामी पलानी स्वामी, ये चिकित्सा के क्षेत्र में है। फिर SKM मैलांधन, ये सामाजिक कार्य से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तमिलनाडु के रहने वाले हैं। फिर शतावधानी R गणेशन, ये जो है कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कर्नाटक के हैं। फिर VK मल्होत्रा, ये सार्वजनिक मामले से जुड़े हुए हैं। और वेलापल्ली नटेशन, ये सार्वजनिक मामले से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो कुछ नाम बहुत डिफिकल्ट है, इसमें से जो जो इंपॉर्टेंट है जो बिल्कुल याद रखिएगा, जिसमें अलका याग्निक, ममूटी, फिर उदय कोटक, विजय अमृतराज, भगत सिंह केसियारी, फिर शिबू सोरेन, ठीक है। फिर इनका नाम याद रखिएगा शतावधानी R गणेश, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 नहीं भी याद हो तो कुछ जरूर याद होना चाहिए, ताकि जब एग्जाम में पूछे तो हम लोग एलिमिनेट करके भी कुछ क्वेश्चंस बना सकें, ठीक है। अब हम लोग पद्मश्री देखते हैं। पद्मश्री में टोटल 113 विजेता दिए हैं, तो सबको याद रखना इम्पॉसिबल है। तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो है, जो एग्जाम में पूछा जाता है और हाल फिलहाल के एग्जाम में जो ट्रेंड रहा है, किस विभाग से पूछा जाता है, उसको मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। तो खेल जगत से रोहित शर्मा को मिला है, ये क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, भारतीय कप्तान रह चुके हैं। उसके बाद हरमनप्रीत कौर, ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है, ठीक है। अभी 50-50 ओवर वाला जो वर्ल्ड कप हुआ था, जिसकी मेजबानी भारत और श्रीलंका ने की थी, उसमें भारत विजयी रहा था। तो इसी कारण जो है हरमनप्रीत कौर को पद्मश्री दिया गया है। फिर सविता पुनिया की बात करेंगे, ये हॉकी से जुड़ी हुई हैं। फिर बलदेव सिंह, ये खेल से जुड़े हुए हैं। उसके बाद कला और सिनेमा से देखिएगा तो प्रसेनजीत चटर्जी, ठीक है, तो ये पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए हैं। फिर सतीश शाह, ये कॉमेडियन हुआ करते थे, बहुत फेमस थे, इनका निधन हो गया तो इनको भी दिया गया है। फिर अनिल कुमार रस्तोगी, ये भी रंगमंच के बहुत बड़े कलाकार थे, उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, ठीक है। फिर विज्ञान के क्षेत्र की बात करेंगे तो वी कामकोटी जो है, इनको दिया गया है, ये IIT मद्रास के निदेशक रह चुके हैं, IIT मद्रास के निदेशक। इसके अलावा एक व्यक्ति और हैं, प्रोफेसर ममीडाला जगदीश कुमार, है ना। ये क्यों फेमस है? क्योंकि ये UGC के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। UGC अभी वर्तमान में चर्चा में भी बना हुआ है, इसको हम लोगों ने देखा भी, अभी चर्चा भी करेंगे, ठीक है। फिर सामाजिक कार्य के क्षेत्र में सुश्री SG सुलीलम्मा को मिला है, ठीक है, सुशीलम्मा, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कर्नाटक की। तो अभी मैंने कुछ छांट के लाया है, ठीक है, बाकी जो धीरे धीरे अलग अलग वीडियोस में ना मैं मैक्सिमम पद्मश्री अवार्डीज भी आपको याद करा दूंगा, ठीक है। अभी वन टाइम याद रखिएगा, खेल वाला तो बहुत लोगों को याद भी होगा, ठीक है, सतीश शाह वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। बाकी ये PDF मिलेगा तो वहां से आप लोग देखते रहिएगा, रिवाइज करते रहिएगा। अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर आते हैं, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों में सबसे पहला न्यूज क्या है? बांग्लादेश की पूर्व PM खालिदा जिया का निधन हो गया था। हम लोगों ने न्यूज़पेपर में इसको कवर भी किया था। अब खालिदा जिया के बारे में इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री तो है ही, इसके अलावा वो बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी। इनका आपको ना पार्टी पूछ सकता है, ठीक है, किस पॉलिटिकल पार्टी से थी, तो ये बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी से हैं। इसके अलावा इनकी प्रतिद्वंदी कौन थी, तो शेख हसीना थी, जो पिछले साल 7 अगस्त को जो है निर्वासित होकर भारत में रह रही हैं। शेख हसीना की पार्टी कौन सी है? आवामी लीग है। वहीं खालिदा जिया का पॉलिटिकल पार्टी क्या था? बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, BNP, ठीक है। इसके अलावा एक अन्य फैक्ट याद रखिएगा कि भारत और बांग्लादेश के मध्य जो है संप्रीति युद्धाभ्यास भी होता है, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज में देखते हैं इजराइल शांति पुरस्कार। तो इस बार का इजराइल शांति पुरस्कार जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप को। आपसे ये पूछा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप को क्यों दिया गया है, ठीक है। तो दो चीजें चर्चा में रही हैं। पहला तो गजा और इजराइल के बीच शांति समझौता कराने के लिए, लेकिन उनको इसके लिए शांति पुरस्कार नहीं दिया गया है, उनको दिया गया है अब्राहम एकॉर्ड के लिए। अब्राहम एकॉर्ड क्या था? किसी को पता है अब्राहम एकॉर्ड क्या था? बताइए, किन्हीं को मालूम है तो कोई बता सकते हैं? आप लोगों ने सुना है अब्राहम एकॉर्ड के बारे में? हेलो,
अरब देशों जी के साथ जो लिंक था ना, इजराइल और अरब देशों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए अतीत में ना इजराइल का और जो अरब के देश थे उनका संबंध अच्छा नहीं था। आपको 7 डे वॉर वगैरह पता होगा, 7 दिन का युद्ध, ठीक है, जिसमें इजराइल जो है अकेले ही बहुत सारे अरब देशों के साथ युद्ध लड़ा था और उसमें विजय भी रहा था। लेकिन इसके कारण क्या हुआ है कि अरब देशों के साथ इजराइल का संबंध बहुत निम्न हो गया, अच्छा नहीं रहा। तो फिर अमेरिका जो है वो हस्तक्षेप करते हुए इजराइल और जितने भी अरब देश हैं उन सब के बीच जो है ना एक समझौता कराता है। यही समझौता अब्राहम एकॉर्ड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद इजराइल और जो अरब देश हैं उनके बीच संबंध धीरे धीरे बनने शुरू हुए और अब जो है मध्य पूर्व में स्थिति थोड़ी सामान्य हुई। तो वही अब्राहम एकॉर्ड में डोनाल्ड ट्रंप का जो एक महत्वपूर्ण योगदान रहा था, इसी वजह से इजराइल शांति पुरस्कार जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है, ठीक है। ये 2020 में हुआ था, ठीक है ना, बहुत पुराना है, बट अभी अवार्ड दिया गया है इनको। अगला न्यूज देखते हैं। बुल्गारिया जो है वो यूरो अपनाने वाला 21वां देश बन गया है। यूरो क्या है? तो जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं उसमें से बहुत सारे देश जो है ना वो यूरो को अपना मुद्रा मानते हैं। जैसे भारत में रुपया है, उसके अलावा यूएसए में डॉलर है, उसी तरीके से यूरोप में यूरो चलता है, ठीक है, यूरो। और जो देश भी यूरो को अपना मुद्रा के रूप में यूज करते हैं वो सब यूरो जोन में शामिल हो जाते हैं, ठीक है। तो यूरो जोन में शामिल होने वाला 21वां देश कौन है? बुल्गारिया है। आपसे अगर 20वां देश पूछा जाए तो 20वां देश क्रोएशिया याद रखिएगा, ठीक है, क्रोएशिया। इसके अलावा वर्तमान में यूरोपीय संघ में कुल कितने देश हैं? यूरोपियन यूनियन में 27 देश हैं, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि यूरोपियन यूनियन के सभी देश यूरो को अपनी मुद्रा नहीं मानते हैं। यूरोपियन यूनियन में 27 देश हैं, लेकिन यूरो को अपनी मुद्रा मानने वाले मात्र 21 देश ही, यानी 6 देश वैसे भी हैं जो यूरो को अपनी मुद्रा नहीं मानते हैं। तो यहाँ से एक ट्रिकी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला है भारत EU व्यापार समझौता। तो मैंने इसके बारे में आपको बताया भी था, डेली न्यूज़पेपर में हम लोग कवर कर रहे थे कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच व्यापार समझौता जो है वो 27 तारीख को हो गया। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन की जो अध्यक्ष रही हैं उर्सुला वॉन डर लेyen, उन्होंने इसको मदर ऑफ ऑल डील बताया था, मदर ऑफ ऑल डील, ठीक है। तो उसी के बारे में ये न्यूज है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन जो है ना वो सिर्फ भारत के साथ ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं किया है, बल्कि साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, जो महादेश है दक्षिणी अमेरिका, वहां के बहुत सारे देशों के साथ भी जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, ठीक है, जिसमें से ब्राजील है, अर्जेंटीना है, उरुग्वे है, पराग्वे है। तो इन सब के साथ जो है यूरोपियन यूनियन ने जो है अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। अब इन देशों को ना सम्मिलित रूप से मार्कोसुर कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्कोसुर, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन और मार्कोसुर व्यापार समझौता भी हुआ है। आपसे पूछा जा सकता है कि मार्कोसुर जो है हाल ही में चर्चा में रहा, ये किस महादेश से जुड़ा हुआ है या कौन से देश इसमें सम्मिलित होते हैं? जिसमें ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पराग्वे, ये सब देश इसमें शामिल है, ठीक है। अगला न्यूज देखते हैं G7 शिखर सम्मेलन के बारे में। तो इस साल का 52वां शिखर सम्मेलन जो है 2026 में वो फ्रांस में होगा, ठीक है, फ्रांस इसकी मेजबानी करेगा। जो 51वां सम्मेलन था वो कनाडा में हुआ था, कनाडा में 2025 में, ठीक है। तो 2026 में जो है ये 52वां संस्करण फ्रांस में होगा। आप ये बताएं कि क्या भारत G7 शिखर में सदस्य है? क्या G7 का सदस्य है? नहीं है। नहीं, बिल्कुल, ठीक है। तो जो 7 सदस्य हैं वो सभी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ठीक है। भारत अभी डेवलपिंग कंट्री है। तो वो 7 देश कौन कौन से हैं? जर्मनी है, फ्रांस है, जापान है, USA, इटली, कनाडा और इंग्लैंड है। भारत इसमें सदस्य नहीं है। PDF आप पढ़ेंगे 1-2 बार तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर अगला है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। कल हम लोगों ने क्लास में यूनाइटेड नेशंस के सभी जो बॉडीज हैं उसके चर्चा भी की थी। तो उसी का एक बॉडी है सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें 5 जो है ना अस्थाई सदस्य होते हैं, ठीक है, परमानेंट 5 परमानेंट कौन कौन से थे बताइए, आप लोगों को याद है तो? 5 देश जो परमानेंट हैं, रूस, USA, चाइना, इंग्लैंड, ठीक है, और हाँ, फ्रांस। तो ये 5 देश परमानेंट है। इसके अलावा 10 देश जो होते हैं ना वो नॉन परमानेंट होते हैं, और ये 10 देश जो है हर साल जो है ना बदलते हैं, ठीक है। 5 देश इस साल बदलेगा, 5 देश अगला साल बदलेगा, और हर 2 वर्ष के लिए जो है ये 5-5 देश जो है इसमें सदस्य रहता है। तो 2026-27 के लिए 5 देशों को अस्थाई सदस्य चुना गया है। ये 5 देश कौन है? बहरीन, कोलंबिया, कांगो, लातविया और लाइबेरिया, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। 5 अस्थाई सदस्य, पता ही जी, बताइए सर। ये वीटो पावर तो ये 5 अस्थाई सदस्य के पास है, क्या अस्थाई सदस्य के पास वीटो पावर होता है?
नहीं होता है, सिर्फ स्थायी सदस्यों के पास ही वीटो पावर होता है। ठीक है, यहाँ लिख भी दिया गया है, देखिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 सदस्य को जो है वीटो पावर है। ठीक है, 5 ही लोगों के पास है। वीटो पावर का मतलब क्या होता है कि मान के चलिए कि 193 देश हैं अभी यूनाइटेड नेशंस में, एज एग्जाम्पल ले लीजिए, तो किसी मुद्दे पर ना वोटिंग हुआ। ठीक है, अब किसी मुद्दे पे वोटिंग हुआ और 192 देश कह दिए कि हाँ ये काम होना चाहिए, होगा, लेकिन ये वीटो पावर वाले देश में से अगर कोई एक भी आके कह दिया कि ये काम नहीं होगा तो वो काम रुक जाएगा। यही है वीटो पावर। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा शक्ति दे देता है इन 5 देशों को। ठीक है, यही है वीटो पावर। ठीक है, आगे चले, जी आगे चलते हैं। अगला न्यूज है शांति वार्ता। शांति वार्ता किनके बीच हो रहा है तो आपको पता होगा, रूस यूक्रेन के मध्य युद्ध हो रहा है बहुत लंबे समय से, 2023 से ही, और इसके लिए शांति वार्ता यानी मध्यस्थता करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आया है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आए हुए हैं। तो शांति वार्ता के रूप में जो है ना, पहले दौर की वार्ता अबू धाबी में हुई है। ठीक है, यूएई के अबू धाबी में। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत यूक्रेन के मध्य रूस यूक्रेन के मध्य जो शांति वार्ता हो रही है या हुई, उसका पहला चरण, पहला दौर कहाँ हुआ, तो ये अबू धाबी यूएई में हुआ। इस तरह का प्रश्न बहुत ज्यादा पूछता है। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें ना दिमाग से निकल जाती हैं। ठीक है, क्यों निकलता है, क्योंकि पहला दौर हुआ है, फिर कभी दूसरा दौर होगा, तीसरा दौर होगा, तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। इसीलिए याद रखिएगा कि पहले दौर की शांति वार्ता अबू धाबी यूएई में हुई थी। मध्यस्थता कौन किए थे, डोनाल्ड ट्रंप करते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। अगला है वाइमर ट्रायंगल। ठीक है, वाइमर ट्रायंगल आप लोगों को मैं थोड़ा पॉलिटी में ले चलता हूं। जर्मनी का जो संविधान था ना, जर्मनी का संविधान, उसको क्या कहते हैं, उसको वाइमर ट्रायंगल कहते हैं। वाइमर जो था ना वहां का, जी, वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी ना, बहुत बढ़िया है ना, वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी कहते हैं, जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि हम लोगों ने वहां से इमरजेंसी प्रोविजंस लिए हैं, है ना, आपातकालीन प्रबंध वहीं से लिए हैं। ठीक है, तो वही वाइमर ट्रायंगल जो है ना, आप गौर कीजिएगा कि उसके आसपास के देश जो हैं वो इसमें शामिल है। ट्रायंगल मतलब 3 देश, तो वाइमर मतलब समझ गए जर्मनी का संविधान। तो वाइमर ट्रायंगल में कौन है, जर्मनी है, फ्रांस है और पोलैंड है। ये तीनों पड़ोसी देश हैं। ये त्रिपक्षीय समूह है, तीनों मिलकर वाइमर ट्रायंगल का गठन करते हैं। और इस बार जो है वाइमर ट्रायंगल का जो मीटिंग चल रहा था उसमें भारत सरकार भी पहली बार इस बैठक में भाग लिया है। तो आपसे पूछ सकता है कि वाइमर ट्रायंगल में कौन सा देश सम्मिलित नहीं है ना, ऑप्शन दे देगा ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड। तो इसका उत्तर क्या होगा, है ना, ब्रिटेन उसमें शामिल नहीं है, तो अब बताएंगे ब्रिटेन। याद रखिएगा वाइमर ट्रायंगल में जर्मनी, फ्रांस और पोलैंड शामिल है। आगे चलते हैं। अगला है अंतरराष्ट्रीय वर्ष, यानी यूनाइटेड नेशंस जो है संयुक्त राष्ट्र, वो हर वर्ष कुछ ना कुछ वर्ष के रूप में घोषित करता है। जैसे आप लोगों को याद होगा 2023 को अंतरराष्ट्रीय, पता है तो किसके लिए घोषित किया गया था, मिलेट्स याद आ रहा है, बिल्कुल मिलेट्स के लिए, है ना, कैमल के लिए नहीं था, है ना, मिलेट्स के लिए किया गया था। कैमल के लिए बाद में किया गया मैम। ठीक है, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन वो जी 2026 शांति के लिए भी किया गया था, ठीक कह रहे हैं। तो 2026 के लिए जो है ना अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। क्यों किया गया, इंटरनेशनल ईयर ऑफ रैंगलैंड्स एंड पेस्टोलाइट्स, यानी रेजिलेंट्स और चरवाहों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है यूनाइटेड नेशंस ने 2026 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है, तो आप लोग ये याद रखेंगे। अब कुछ सैन्य अभ्यास, महिला किसान वर्ष भी रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये भी है। अगला देखिए, सैन्य अभ्यास और अभियान जो चर्चा में रहे हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहला है ऑपरेशन ऑब्सोल्यूट रिजॉल्व। ठीक है, तो आप लोगों को पता भी होगा ऑपरेशन ऑब्सोल्यूट रिजॉल्व क्या है। तो अमेरिका ने जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति रहे थे निकोलस मादुरो, उनको आधी रात को ही उठा के वो ले गया था अमेरिका। ठीक है, तो उस ऑपरेशन का नाम दिया था ऑपरेशन ऑब्सोल्यूट रिजॉल्व। ठीक है, किसी को इसका डेट पता है किस तारीख को हुआ था? 3 ठीक है, 3, बढ़िया, 3 जनवरी ना, 3 जनवरी। बहुत बढ़िया। चलिए अगला है चीन, रूस, ईरान, ये तीनों मिलके एक नौसैनिक अभ्यास किया है। चीन, रूस और ईरान मिलके, नाम क्या रखा है उसका, बिल ऑफ पीस 2026। पूछा जा सकता है बिल ऑफ पीस 2026 क्या है, तो बताएंगे ये एक नौसैनिक युद्धाभ्यास है। ठीक है, और कौन से देश इसमें सम्मिलित होते हैं, तो चीन है, रूस है और ईरान है। ठीक है, आप गौर करेंगे कि ईरान के साथ अभी यूएसए का झगड़ा चल रहा है ना। ठीक है, तो इसी को सपोर्ट करने के लिए चीन और रूस जो है क्या कर रहा है, ओमान की खाड़ी के पास एक युद्ध अभ्यास कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला न्यूज देखते हैं जो विज्ञान और पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। पहला न्यूज क्या है
कीड़ों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश बना पेरू। ठीक है, कीड़ा कौन सा है? तो बिना डंक वाली मधुमक्खी। बिना डंक वाली मधुमक्खी को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश बन गया है पेरू। ठीक है, पेरू। पेरू की राजधानी कहाँ है? लीमा है। अच्छा, मैं लास्ट ईयर का एक करंट अफेयर्स आप लोगों से पूछता हूँ। एक देश था विश्व का जिसने एक माउंटेन को, एक पहाड़ को जो है ना कानूनी अधिकार दे दिया था। आपको पता है वो कौन सा देश था? न्यूजीलैंड। अरे वाह, बहुत अच्छा। देखते हैं तो इस तरह का न्यूज जो है चर्चा में रहता है और पूछा भी जाता है। तो इस बार मधुमक्खी को, बिना डंक वाली मधुमक्खी को कानूनी अधिकार कौन दे दिया है? तो पेरू दे दिया है। पेरू की राजधानी लीमा है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए माचू पिच्चू लिखा गया है। ये एक दर्शनीय स्थल है ना, पर्यटन स्थल है। तो ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता था, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया है। माचू पिच्चू कहाँ है? पेरू में है। आगे चलते हैं। स्पेस एक्स की एक उपलब्धि आई है। क्या है? तो स्पेस एक्स जो है ना वो इटली का एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को लॉन्च किया है। अब इटली का उपग्रह, उसका नाम क्या है? कॉस्मो स्काईमेड। कॉस्मो स्काईमेड। इटली की प्रधानमंत्री कौन है? अभी इटली की प्रधानमंत्री बताइए। जॉर्जिया में जॉर्जिया मेलोनी। बहुत अच्छा। ठीक है, तो स्पेस एक्स क्या है? इटली का एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह उसको लॉन्च किया है। नाम क्या है? कॉस्मो स्काईमेड। आपसे ये पूछा जा सकता है कॉस्मो स्काईमेड ये किस देश का उपग्रह है या किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो ये सब आप लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरें जो इंटरनेशनली न्यूज में रही हैं। देखिए, हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ा था कि ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पे जो है ना सोशल मीडिया पे प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, अब इसी तरह का एक न्यूज फ्रांस से आया है, जहां से फ्रांस की संसद ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने का बिल पारित कर दिया है। ठीक है, तो जिस दिन ये लागू हो जाएगा उस दिन हम लोग उसको डिटेल में पढ़ लेंगे। अभी इतना याद रखिएगा कि फ्रांस जो है ये भी इस तरह का प्रयास कर रहा है। भारत का एक राज्य है जो इस तरह का प्रयास कर रहा है। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। बहुत अच्छा। अच्छा, भारत का एक राज्य है जो तंबाकू को प्रतिबंध किया है। उड़ीसा। कौन सा राज्य? उड़ीसा। बहुत अच्छा। अगला है तूफान फर्न। ठीक है, तूफान फर्न कहाँ आया है? तो ये आर्कटिक क्षेत्र में आया है और अमेरिका को बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। याद रखिएगा, अमेरिका को प्रभावित कौन किया है? फर्न नाम का तूफान। ठीक है, चिनूक नाम की पवन कहाँ चलती है? चिनूक, बताइए। इसको स्नो ईटर भी कहते हैं, अमेरिका में कहते हैं। बिल्कुल। ब्रिक फिल्डर कहाँ चलती है? ब्रिक फिल्डर अमेरिका में। ठीक है, बताइए। खमसीन कहाँ चलती है? खमसीन मिस्र में। सिरक्को। मिस्र। बहुत अच्छा भाई, आप लोगों को सब याद है। ठीक है, बहुत अच्छा। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय घटनाक्रम देखते हैं कुछ। पहले राष्ट्रीय घटनाक्रम में पहला न्यूज है पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। तो भारतीय रेलवे ने अपनी पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलाने की घोषणा की है और ये गुवाहाटी से हावड़ा तक चलेगी। ठीक है, आप गौर करेंगे कि वंदे भारत ट्रेन जो होता है ना वो सीटर होता है, सिर्फ बैठ के जाने वाला होता है, लेकिन पहला स्लीपर ट्रेन भी जो है वो अब चालू कर दिया गया है। ठीक है, रेल मंत्री अश्विनी अमृत वैष्णव। भारत और वंदे भारत में अंतर है क्या? जी जी, बहुत अंतर है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, अमृत भारत भी तो स्लीपर ही है ना? हाँ। अमृत भारत आपको- पूरा जनरल है और वंदे भारत पूरा एसी है। ठीक है, तो ये पूछा अमृत जाएगा भारत आपसे में पहले। एसी नहीं है। जी, पूछा जाएगा आपसे कि पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन कहां से कहां तक चलेगी? तो गुवाहाटी से हावड़ा तक चलेगी। अगला है 8वां वेतन आयोग। ठीक है, तो असम में आपको पता होगा कि इस साल चुनाव होने वाला है और असम ने अपने राज्य में कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का जो है ना लाभ देने की घोषणा कर दी है। यानी 8वां वेतन आयोग जो है उसको लागू कर दिया है। तो ये देश का पहला राज्य है जो अपने राज्य में इसको लागू किया है। आपसे पूछा जा सकता है 8वें वेतन आयोग की अध्यक्षता कौन कर रही है? समिति की अध्यक्षता नाम पता है तो बताइए। सर वो कोई रंजन करके है ना? रंजना प्रकाश देसाई। ठीक है, रंजना प्रकाश देसाई वो 8वें वेतन आयोग का के लिए जो एक कमीशन कमेटी बनी है उसकी अध्यक्षता कर रही है। ओके, अगला है पहला सरकारी एआई क्लिनिक। ठीक है, तो पहला एआई सरकारी क्लिनिक कहाँ बना है? तो ये ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में बन रहा है। ये पूछा जा सकता है, एआई के क्षेत्र में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होता है हाल फिलहाल में। याद रखिएगा कि पहला सरकारी एआई क्लिनिक कहाँ खुलेगा? तो ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में खुलने वाला है। अगला है डीप टेक पॉलिसी, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम से क्लियर नहीं हो रहा है कि किस राज्य का है। तो याद रखिएगा डीप टेक पॉलिसी जो है ये तमिलनाडु जो है अपने यहाँ लाया है। ठीक है, तमिलनाडु राज्य में डीप टेक पॉलिसी लागू किया गया है। यह क्या करेगा? तो यह एआई, ब्लॉकचेन और रोबोटिक्स
के क्षेत्र में जो है तकनीक और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देगा। ठीक है, तो यानी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कुछ करेगा, डीप टेक पॉलिसीज। जो लोग भी बीपीएससी के लिए तैयारी करेंगे मेंस वगैरह के लिए, तो उनके लिए ये डीप टेक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। डीप टेक क्या होता है, ये मेंस में 8 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, जो लोग भी थोड़ा गंभीरता से तैयारी कर रहे होंगे वो लोग। ठीक है, वन लाइनर तो यहाँ कवर हो ही चुका है। अगला न्यूज देखते हैं, पासपोर्ट का अधिकार। तो देखिए अनुच्छेद 21 के तहत जो है ना पासपोर्ट रखने का अधिकार जो है उसको मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है हमारे सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, कल ही हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का एक और निर्णय देखा था, कौन सा मौलिक अधिकार था बताइए? वो अनुच्छेद 21 में मासिक ना, मासिक धर्म उसको जो है ना फंडामेंटल राइट्स मान लिया गया है। इसके अलावा पासपोर्ट रखने का अधिकार जो है इसको भी फंडामेंटल राइट्स माना गया है। आप लोग एक जजमेंट याद रखिएगा, मेनका गांधी वाद। ठीक है, मेनका गांधी मामला जो है 1978 का है। यहीं से जो है ना अनुच्छेद 21 जो कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ा हुआ है, यहीं से एक्सपेंड होना शुरू हुआ। आप गौर करेंगे जब आप इसको सर्च कीजिएगा ना तो आपको पता चलेगा इसके अंदर बहुत सारे प्रावधान जुड़े हुए हैं, है ना। अभी देखिए मासिक धर्म वाला जुड़ गया, यही पासपोर्ट रखने का अधिकार जुड़ गया, स्वच्छ पर्यावरण का हो गया, स्वच्छ जल का हो गया, सोने का अधिकार है, जीवन साथी चुनने का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी है, निजता का अधिकार है। तो सब जो है आपको अंडर आर्टिकल 21 मिलेगा। तो ये मेनका गांधी वाद के बाद ही जो है इसमें एक्सपेंशन शुरू हुआ, इसमें चीजें जुड़नी शुरू हुई। ठीक है, आगे गोलकनाथ केस पता है आप लोगों को? इसके अलावा एक और केस है केशवानंद भारती, पता है? तो केशवानंद भारती केस कब आया था? 1973 में। डेट बताइए। 24 अप्रैल। ठीक है, और ये केशवानंद भारती केस के बाद क्या आया है? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आया था। बेसिक स्ट्रक्चर को हिंदी में क्या कहते हैं? संविधान की संरचना। ठीक है, चलिए आगे न्यूज देखते हैं। UIDAI का शुभंकर। UIDAI क्या है? तो ये जो है ना आधार कार्ड जारी करने वाला एक वो है, सरकार का बॉडी है। ठीक है, तो UIDAI जो है ना अपना नया मैस्कॉट यानी नया शुभंकर लॉन्च किया जिसका नाम है उदय। ठीक है, तो पूछा जा सकता है उदय किसका मैस्कॉट है, या पूछा जा सकता है UIDAI का नया शुभंकर क्या है? तो याद रखिएगा वो है उदय। ठीक है, आधार 12 अंकों का होता है और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंदर काम करता है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अगला। अच्छा बताइए तो कौन है अभी ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री? पीयूष गोयल। सिंधिया, बहुत अच्छा। अभी ये चर्चा में रहे थे, क्यों रहे थे? क्योंकि दिसंबर के महीने में जो है क्या हुआ था, एक ऐप था संचार साथी ऐप, है ना। तो सरकार बोल रही थी कि अभी से जितनी भी नई फोन आएंगी मोबाइल फोन उसमें संचार साथी ऐप प्री डाउनलोडेड होगा। तो इसको लेकर काफी विवाद हुआ था। तब जो है ये सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो सामने आए थे और बोले थे कि ऐसा मतलब कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो वहां से ये चीजें चर्चा में रही थी। संचार साथी ऐप भी आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग रक्षा विज्ञान से जुड़े हुए न्यूज को देखेंगे। पहला है एकीकृत सुरक्षा हब। तो क्या हुआ है कि हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके द्वारा अंडमान और निकोबार में एकीकृत सुरक्षा हब लॉन्च किया गया है। एकीकृत सुरक्षा हब में क्या होगा? तो इसमें तीनों सेनाओं के साथ साथ जो कोस्ट गार्ड है उसके बीच तालमेल बढ़ाया जाएगा। ठीक है, यानी तीनों सेनाओं के साथ साथ जो कोस्ट गार्ड है ना उसके बीच एक कह सकते हैं कि संबंध बनाने के लिए, बेहतर तरीके से समन्वय हो सके, उसके लिए ये लॉन्च किया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एकीकृत सुरक्षा हब कहाँ बनाया गया है? तो याद रखिएगा ये अंडमान निकोबार में बनाया गया है, पोर्ट ब्लेयर पे। पोर्ट ब्लेयर तो पहले से वहां पे। ठीक है, तो उसमें कुछ रिसेंट में कोई डेवलपमेंट हुआ होगा इसलिए न्यूज में था। ठीक है, तो एक बार रिवाइज हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वहां पे हम थे तब तो वहां पे था ही ये तीनों चारों तो कमांड, चारों तो ये कोस्ट गार्ड भी तो वहीं पे था सर, चारों एक ही कमांड के अंदर आता है। ठीक है, बिल्कुल होगा, है ना। मैं ये बता रहा हूँ कि ये चर्चा में अभी रहा था हाल फिलहाल में। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है। ओके, सुरक्षा हब। अगला है DRDO। तो DRDO जो है वो पोर्टेबल जल शोधन प्रणाली विकसित किया है। पोर्टेबल जल शोधन यानी वाटर को प्यूरिफाई करने का एक प्रणाली विकसित किया है। तो इसके तहत क्या होगा, जो दुर्गम क्षेत्रों में जो सैनिक तैनात रहते हैं उनके लिए वाटर प्यूरिफाई करना आसान हो जाएगा। ठीक है, DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 की होती है। इसका आदर्श वाक्य क्या है? वलस्य मूलम विज्ञानम। इसका मतलब बता सकते हैं? वलस्य मूलम विज्ञानम का क्या अर्थ है?
पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा भी गया था। सुप्रीम कोर्ट का ध्येय वाक्य, डीआरडीओ के ध्येय वाक्य का क्या क्या अर्थ है? वलस्य मूलम विज्ञानम का मतलब बताइए कोई। बल के साथ विज्ञान भी। ऐसा नहीं है, मतलब कि बल जो है ना, बल शक्ति बल का है मूल ना, विज्ञान है। विज्ञान है, विज्ञान से जो है ना बल आएगा, ऐसा कुछ है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, सुपर कंप्यूटर, ठीक है। तो सुपर कंप्यूटर, 2 नए सुपर कंप्यूटर जो है राष्ट्र को समर्पित किया गया है। पहला है परम शक्ति और दूसरा है परम रुद्र। तो परम शक्ति जो आईआईटी मद्रास को दिया गया और परम रुद्र आईआईटी पटना को। परम बुद्ध के बारे में आप लोगों को पता होगा, बताइए तो परम बुद्ध कहाँ पे स्थापित किया गया है, किस राज्य में? परम बुद्ध राजस्थान में। नहीं। बिहार में, ठीक है, बिहार में। बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर क्या है? परम बुद्ध है, ठीक है। चलिए अगला है सैन्य बटालियन, नाम क्या है? भैरव बटालियन। ये जयपुर में तैनात किया गया है और ड्रोन युद्ध में इसकी विशेषज्ञता रहेगी। आपको पता होगा कि अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो उस समय पाकिस्तान के द्वारा बहुत सारा ड्रोन छोड़ा गया था। तो अभी क्या हुआ है कि जयपुर, आप देखेंगे कि ये आपको पाकिस्तान सीमा से सटा हुआ क्षेत्र है, तो वहीं पर जो है ना भैरव बटालियन को स्थापित किया गया है, जो कि ड्रोन युद्ध में विशेषज्ञता रखेगा, ठीक है। अगला है नया एयरबेस। तो भारतीय नौसेना जो है एक नया एयरबेस बना रहा है हल्दिया में, ठीक है, पश्चिम बंगाल के हल्दिया में। कुछ नियुक्ति देख लेते हैं, ठीक है। अब अच्छा ये बताइए तो अभी वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? सीवीसी अभी कौन है वर्तमान में? प्रवीण श्रीवास्तव का नाम सुने होंगे आप लोग, प्रवीण श्रीवास्तव, ठीक है। तो ये जो सीवीसी है ना, ये 3 बॉडी स्ट्रक्चर है, यानी इसमें 3 लोग होते हैं। एक होता है मुख्य सतर्कता आयुक्त और बाकी 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं। तो उसमें से मुख्य सतर्कता आयुक्त आपको पता है प्रवीण श्रीवास्तव है, और एक सतर्कता आयुक्त अभी नए निर्वाचित हुए, उनका नाम है प्रवीण विशिष्ट, ठीक है। नाम क्या है? प्रवीण विशिष्ट। इसके अलावा 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? चर्चा में रहते हैं, अरविंद पनगड़िया, याद रखिएगा। फिर AERB है ना, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के अध्यक्ष अभी बदले हैं, उनका नाम है AK बाला सुब्रमण्यम, ठीक है, AK बाला सुब्रमण्यम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं गणतंत्र दिवस परेड के बारे में। तो सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किसको मिला है? महाराष्ट्र को, ठीक, नहीं महाराष्ट्र को मिला है भाई। हम लास्ट टाइम जब बताए थे ना, तो वो जो था हाँ उड़ीसा बताए थे, लेकिन वो ना अलग श्रेणी में दिया गया था, वो कोई इंडिविजुअल कैटेगरी में था, ठीक है। ये भारत सरकार के द्वारा घोषित किया गया है। तो राज्य की श्रेणी में महाराष्ट्र को मिला है, पहले नंबर पे महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पर जो है जम्मू कश्मीर है। इसके अलावा मंत्रालय की बात कीजिएगा तो संस्कृति मंत्रालय को मिला है, ठीक है। तो राज्य में महाराष्ट्र को और मंत्रालय में संस्कृति मंत्रालय को, ठीक है। थीम क्या था? तो महाराष्ट्र वाले का थीम था गणेश उत्सव और संस्कृति मंत्रालय का थीम था वंदे मातरम के 150 वर्ष। जी कुछ कह रहे थे क्या, बताइए। अभी सर वोटिंग से भी हुआ था, वोटिंग बिल्कुल बिल्कुल, पॉपुलर कैटेगरी और बहुत सारा आ गया है अब तो, ठीक है। तो हम लोग मेन याद रखेंगे, भारत सरकार के द्वारा जो राज्य को दिया गया है वो और किस मंत्रालय को दिया गया है वो, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं पद्म विभूषण, ये हम लोग देख चुके हैं, इसको छोड़ देते हैं। धर्मेंद्र को पद्म विभूषण दिया गया था। अशोक चक्र, ठीक है, तो शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, ये शुभांशु शुक्ला को दिया गया है, ठीक है, 26 जनवरी को। शुभांशु शुक्ला अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय बने थे। एक्सियोम 4 मिशन के तहत जो है ये अंतरिक्ष में गए हुए थे। अब अन्य कुछ और राष्ट्रीय घटनाक्रम है, उसको देख लेते हैं। आकाशा एयरलाइंस के बारे में आप लोग सुने होंगे। तो आकाशा एयर जो है वो 5वीं भारतीय एयरलाइन बन गई है जो अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ में शामिल हुआ है, ठीक है। तो आकाशा एयरलाइन जो है हाल में ही अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ में शामिल हुआ है और ये 5वां भारतीय एयरलाइन है। फिर एक पुस्तक का विमोचन हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, इसको जो सेना प्रमुख है जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उन्होंने लॉन्च किया है। किताब का नाम है रेड लाइंस रीड्रॉन, ठीक है। इसमें जो है ना ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया गया है, उसी पर आधारित है। भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा है उसको क्या कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है? लाइन ऑफ कंट्रोल। अरे नहीं भाई, रेड क्लिफ सुने होंगे ना, रेड क्लिफ। हाँ सर, सिरिल जॉन रेड क्लिफ, बिल्कुल है ना। तो वही रेड क्लिफ के नाम से आप रेड याद रखिएगा, रेड लाइन रीड्रॉन, ठीक है। अगला देखते हैं, नई दिल्ली में पुस्तक मेला लगा था, ठीक है, इसमें अतिथि देश था कतर। फिर कुछ राज्यों की पहल देख लेते हैं, कुछ योजना जो चर्चा में रही थी, अलग अलग राज्यों के द्वारा शुरू किया गया है। तो पहला है गुजरात का
नमो लक्ष्मी योजना, नमो से याद रख सकते हैं नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे, तो नमो लक्ष्मी योजना शुरू किया गया है। लक्ष्मी नाम से पता चल रहा है तो किशोरियों की शिक्षा और पोषण के लिए लाया गया था। पंजाब राज्य के द्वारा जो है ऑपरेशन प्रहार शुरू किया गया है। क्यों? तो वहां पे गैंगस्टर मुक्त राज्य बनाने के लिए, वहां पे जो है इस तरह की घटनाएं देखी जाती हैं इसलिए। इसके अलावा पंजाब में ही सीएम सेहत योजना भी शुरू किया गया है। इसके तहत 10 लाख तक जो है कैशलेस इलाज हो सकेगा। ठीक है। और उड़ीसा के बारे में हम लोग पढ़े थे कि ये पहला राज्य है जो गुटखा और तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाएगा। फिर हम लोगों ने पीएम स्वनिधि योजना के बारे में पढ़ा था अभी 2-3 दिन पहले ही। तो केरल जो है वो पहला राज्य है जो पीएम स्वनिधि योजना के तहत क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेगा। ठीक है, क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेगा। पीएम स्वनिधि योजना किस चीज से जुड़ा हुआ था बताइए तो? कौन थे इसमें? लक्षित वर्ग क्या था इसका? किसके लिए लाया गया था? कब लाया गया था? कोरोना काल में 2020 में आया था स्ट्रीट वेंडर के लिए। बहुत अच्छा है ना। अभी हम लोग ने डिस्कस किया था ना कुछ दिन पहले ही, वही सारी चीजें रिपीट हो रही हैं। अगला है, अब हम लोग विज्ञान और पर्यावरण से जुड़े हुए कुछ न्यूज देख लेंगे। तो पहला, इसरो का एक मिशन जो था वो विफल हो गया, फेल हो गया है। इसरो के द्वारा PSLV C62 से जो है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट N1 लॉन्च किया था। ठीक है, तो वो जो है खराब हो गया, मतलब सफल नहीं हो सका, याद रखिएगा। दूसरा है डेक्स मिशन। डेक्स क्या है? तो डेक्स का फुल फॉर्म है D से डस्ट और EX से एक्सपेरिमेंट, डेक्स मिशन। इसमें क्या हुआ है? तो इसरो ने एक्सपोसेट के साथ डेक्स लॉन्च किया। ठीक है, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष में धूल के कणों का अध्ययन करना है। ठीक है, डेक्स मिशन का लक्ष्य क्या है? अंतरिक्ष में धूल के कणों का अध्ययन करना। अगला है निजी अंतरिक्ष पहल। इसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये क्या है? तो इसरो का ही एक बॉडी है। इसरो को आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको एक बॉडी पता चलेगा जिसका नाम है इन स्पेस। ठीक है, इन स्पेस इसरो की वाणिज्यिक इकाई है, इन स्पेस। ठीक है, तो इन स्पेस जो है ना वो पिक्सल एक प्राइवेट कंपनी है, उसके साथ मिलकर कुछ सैटेलाइट्स भेजेगा, कुछ उपग्रह भेजेगा जिसका नाम कॉन्स्टलेशन रखा गया है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि इन स्पेस जो है वो किस प्राइवेट कंपनी के साथ समझौता किया है, करार किया है? तो वो है पिक्सल। ठीक है, और क्या भेजेगा? उपग्रह भेजेगा और उससे वहां कॉन्स्टलेशन बनाएगा। ठीक है, अगला न्यूज है वाइजर 1 के बारे में। वाइजर 1 पता है क्या किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? किसी को आइडिया है तो बताइए, वाइजर 1 क्या है? पुराना न्यूज है ये, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नासा के द्वारा लॉन्च। नासा का। ठीक है, नासा के द्वारा भेजा गया था। और वाइजर जो है ना वो एकमात्र ऐसा चीज है दुनिया, मतलब पृथ्वी का, जो हमसे सबसे ज्यादा दूर है और ये पृथ्वी पर निर्मित है। ठीक है, तो ये जो है ना वाइजर वो बहुत दूर चला गया, ऐतिहासिक दूरी नाप चुका है जी। अपने जो आकाश गंगा है ना, मिल्की वे, अपना जो सोलर वो है ना फैमिली जो है जिसमें 8 प्लैनेट्स हैं, उसको पार कर गया है। ठीक है, तो क्या कह रहा है? ये पृथ्वी से 1 प्रकाश दिवस की दूरी तय करने वाला पहला मानव निर्मित वस्तु है। लगभग 26 बिलियन किलोमीटर दूर ये जा चुका है। इसको 1977 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, और ये जो है इंटरस्टेलर स्पेस में चला गया, यानी सौर मंडल से बाहर चला गया है। वाइजर 1 कब भेजा गया था? 1977 में। किसके द्वारा विकसित किया गया था? नासा के द्वारा। अगला है कुछ वन्यजीव संरक्षण अभ्यारण्य, ये सब चर्चा में रहा है, उसको देख लेते हैं। एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम बदला गया है। टाइगर रिजर्व का नाम क्या है? रातापानी टाइगर रिजर्व। ये मध्य प्रदेश का है। इसका नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वानकंकर टाइगर रिजर्व कर दिया गया है। नाम क्या है? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वानकंकर। ठीक है, अब ये डॉक्टर विष्णु श्रीधर वानकंकर कौन है? तो आपको पता होगा कि भीमबेटका की गुफाएं जो कि भोपाल के पास ही है, उसका खोज जो है ना इन्होंने ही किया था, डॉक्टर वानकंकर ने किया था। तो इन्हीं के सम्मान में, इनके ही याद में जो है रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर जो है श्री विष्णु श्रीधर वानकंकर टाइगर रिजर्व कर दिया गया है। वर्तमान में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं बताइए? 58। 58, बहुत बढ़िया। सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। चलिए देखिए, यहाँ पे राजस्थान का एक कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। ठीक है, यानी इसको अब जो ये कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसको अब थोड़ा प्रोटेक्शन दिया जाएगा। ठीक है, पर्यावरण मंत्रालय जो है इसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। आप लोग बताइए तो बूंदी टाइगर रिजर्व कहाँ है? बूंदी टाइगर रिजर्व। भरतपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है?
राजस्थान भरतपुर तो राजस्थान। राजस्थान में है सर। रणथंभौर बताइए, रणथंभौर। टाइगर ये राजस्थान में है। ठीक है। अच्छा एक और चलिए बताइए तो, कालेसर, ठीक है, कालेसर और सुल्तानपुर बताइए तो कहाँ है? हरियाणा यूपी। हरियाणा, हरियाणा है, ठीक है, हरियाणा में। चलिए बताइए बालेश्वर तो अमन, हरियाणा में है सर। जी जी हरियाणा में। अमनगढ़ कहाँ है? अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है? उत्तर प्रदेश। दुधवा पता होगा, दुधवा आप लोगों को? उत्तर प्रदेश ठीक है। वाल्मीकि कहाँ है? वाल्मीकि बिहार बिहार में। बिहार। झारखंड वाला कौन सा है? झारखंड का बता दीजिए। बेतला। बेतला, बहुत अच्छा। चलिए अब देखिए, पशु विनिमय, इसका मतलब क्या है कि मध्य प्रदेश और असम जो है ना, दोनों सरकार मिलके एक करार किया है जिसके तहत असम का जो एक सिंघी गैंडा है उसको असम सरकार मध्य प्रदेश को सौंपेगा, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि किन दो राज्यों के मध्य जो है ये समझौता हुआ है, तो असम और मध्य प्रदेश के मध्य हुआ है। सर अब अभी केरल जो इसमें है, भी हुआ है ना, क्या बोलते हैं, झारखंड में और आंध्र प्रदेश में, इसके बीच में भी तो हुआ है वन्य जीव का ठीक, ये। आदान प्रदान करेगा, ठीक है। देखिए केरल जो है वो अपना राज्य सूक्ष्मजीव घोषित किया है, नाम क्या है? बैसिलस सबटिलिस, ठीक है। पूछा जा सकता है कि भारत का कौन सा राज्य है जो राज्य सूक्ष्मजीव घोषित किया है? नाम क्या है? बैसिलस सबटिलिस, ठीक है। और ये भारत का पहला ऐसा राज्य है जो अपने राज्य का पहला सूक्ष्मजीव घोषित किया है। बिहार का राष्ट्रीय पशु कौन है बताइए तो? बिहार का राष्ट्रीय पशु, सॉरी राज्य पशु, राज्य पशु, बिहार का राज्य पशु क्या है? बैल। बैल बैल है। बैल, बैल नहीं, गौर है, ठीक है, गौर। जंगली बैल को गौर कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो गौर बताइएगा, और ऑप्शन में गौर नहीं हो तो बैल लगाना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तितली, तितली से जुड़ाव क्या है? चंडीगढ़ में धारीदार टाइगर तितली को अपने राज्य की तितली घोषित किया है, ठीक है। धारीदार टाइगर तितली को राज्य का तितली कौन घोषित किया है? चंडीगढ़। इसके अलावा केरल का आरलम वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसको तितली अभ्यारण्य बनाया गया था, तो ये तो पुराना न्यूज है। रिसेंट में क्या हुआ है? धारदार टाइगर तितली को राज्य तितली घोषित किया है चंडीगढ़ ने। फिर पेरू जो है वो बिना डंक वाली मधुमक्खी को कानूनी अधिकार दिया है, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए अगला है कुछ पर्यावरण से जुड़ा हुआ। तो एक खरपतवार है जिसका नाम है ओरोवेकी इजिप्टियाका, ठीक है। ये खरपतवार जो है ना, ये मस्टर्ड, सरसों को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, तो ये चर्चा में रहा है। तो हम जिस लेवल का एग्जाम देने वाले हैं उसमें जरूरी नहीं है, बट फिर भी अगर आपको पता हो तो काम आएगा। नाम क्या है? ओरोवेकी इजिप्टिया। अब देखिए क्या होता है ना, खरपतवार नाशी के बारे में हम लोग, बीटी कॉटन के बारे में पता है क्या आप लोगों को? बीटी कॉटन के बारे में, एक प्रकार का ये बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके ना एक किस्म तैयार किया गया जिसपे खरपतवार का या उन सब चीजों का ना असर नहीं पड़ता है, ठीक है। ये सब पता होनी चाहिए। बायोटेक्नोलॉजी में जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके ना हम लोग ये खरपतवार को दूर कर सकते हैं, ठीक है। इससे होने वाले नुकसान को हम लोग दूर कर सकते हैं, कभी हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। अभी बस इतना याद रखिएगा कि ओरोवेकी इजिप्टियाका जो है वो मस्टर्ड यानी सरसों को नुकसान पहुंचाता है। मिष्टी योजना क्या है? ये पुराना है, बहुत पहले बजट में आया था। तो मिष्टी योजना जो है ना वो मैंग्रोव जो वन होते हैं उसके संरक्षण के लिए लाया गया था, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में जो है ना ये मिष्टी योजना के तहत एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई थी। तो ये तो इंपॉर्टेंट है ही हमारे लिए। मिष्टी योजना पूछा जा सकता है कि किस चीज से जुड़ा हुआ है, तो नाम से ये क्लियर नहीं होता है, इसलिए मैं बता देता हूँ। मिष्टी योजना जो है मैंग्रोव से जुड़ा हुआ, यहाँ उसका फुल फॉर्म भी दिया गया है। ग्रीन अमोनिया, तो दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट जो है वो आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में शुरू किया जा रहा है, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट काकीनाडा आंध्र प्रदेश में शुरू किया जा रहा है। फिर म्यूट कर लेंगे, ठीक है। ठोस अपशिष्ट नियम, तो नया जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल है वो 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा, ठीक है। तो जब 1 अप्रैल आएगा तो उस समय भी ये सारी चीजें बताई जाएंगी, तो मैं आप लोगों को रिवाइज करा दूंगा। याद रखिएगा ठोस अपशिष्ट नियम जो है ये 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाला है। फिर 2026 को यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो है घोषित किया गया है, तो ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश जो है वो वर्ष 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है, तो ये भी याद रखिएगा 2026 को किस राज्य ने कृषि वर्ष के रूप में घोषित किया है, तो ये है मध्य प्रदेश ने। अब कुछ रक्षा विज्ञान और पुरस्कार से जुड़ा हुआ चीज देख लेते हैं।
तो रक्षा समझौता हुआ है। देखिए सूर्यास्त नाम का ना एक रॉकेट सिस्टम है, नाम क्या है? सूर्यास्त। ठीक है, कौन से दो देश के बीच ये समझौता हुआ है? तो भारत और इजराइल के बीच हुआ है। नाम क्या है? सूर्यास्त। ये एक रॉकेट सिस्टम है। आयरन डोम बताइए तो किसका है? आयरन डोम इजराइल का। इजराइल का है। अमेरिका। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो सूर्यास्त वाला याद रखिएगा कि भारत और इजराइल दो देश मिलके जो है समझौता किया है इसके लिए। आगे है रुद्र हेलीकॉप्टर। तो भारतीय सेना की पहली महिला पायलट बनी है हंसजा शर्मा, जो रुद्र हेलीकॉप्टर को उड़ाई हैं। ठीक है, तो हंसजा शर्मा जो है वो रुद्र नाम के हेलीकॉप्टर को उड़ाई हैं। भैरव बटालियन के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, जयपुर में स्थापित किया गया है। ड्रोन वारफेयर यानी ड्रोन को जो है युद्ध में लड़ने के लिए जो है ड्रोन्स के थ्रू इसको तैयार किया गया है। नाम क्या है? भैरव बटालियन। कहाँ स्थापित किया गया है? जयपुर में। ये देखिए टाइलर पुरस्कार बहुत फेमस है, इसको पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो इस बार का टाइलर पुरस्कार जो है वो जेबी कियर्स को दिया गया है। ठीक है, सॉरी टोबी कियर्स को दिया गया है टाइलर पुरस्कार। अगला न्यूज देखते हैं, कुछ पुरस्कार है। इसका कंट्री नहीं मिला था हमको, ठीक है, तो हम बस सिंपल यही लेके आ गए थे। ठीक है, मैं आज वैसे आपको ढूंढ के ना इन नोट्स में ऐड कर दूंगा। चलिए अगला देखते हैं, पद्म विभूषण हम लोग बात कर चुके हैं। धर्मेंद्र को मिला था, 5 वैसे अन्य लोगों को भी मिला है। अशोक चक्र किसको मिला है? शुभांशु शुक्ला को। ठीक है, म्यूट कर लेंगे। ठीक है, हाँ, शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र मिला है। फिर गणतंत्र दिवस परेड में महाराष्ट्र को राज्य की श्रेणी में पहला अवार्ड मिला है। और मंत्रालय में किसको मिला था? मंत्रालय वाला बताइए। संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय को, बहुत अच्छा। फिर सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन अवार्ड जो है संस्थागत श्रेणी में सिक्किम को मिला है। और व्यक्तिगत श्रेणी में किसको मिला है? किसी को पता है तो बताइए। एक लेडी थी केरल की रहने वाली, हम लोगों ने डिस्कस भी किया था उसको। सीता अशोक साल्वे। शायद ऐसा ही कुछ नाम था, मुझको भी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, बता दूंगा इसके बारे में। ठीक है, टाइलर पुरस्कार अभी हम लोग देखे इसको, ये पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार है, टोबी कियर्स को ये दिया गया है। फिर ये इंपॉर्टेंट है, ये देखिए हैश लगा लीजिएगा, क्यों इंपॉर्टेंट है? नाम क्या है? मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम क्रिएटिव स्पोर्ट्स अवार्ड। ये किसको दिया गया है? नोवाक जोकोविच को। ये सर्बिया के रहने वाले बहुत फेमस खिलाड़ी हैं। 400 मैच जो है ये जीते हैं, इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जो 400 मैच टेनिस में जीते हैं। फिर इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार, ये किसको दिया गया है? ग्राका मचेल को। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा भी था न्यूज़पेपर में। ये मोजाम्बिक की रहने वाली हैं। ठीक है, ग्राका माशेल। फिर राष्ट्रपति का पुलिस निशान है ना, ये एक अवार्ड होता है, सर्वोच्च पुरस्कार भी कह सकते हैं। इस क्षेत्र में पुलिस इकाई को दी जाने वाली सर्वोच्च पुरस्कार होती है। इस बार इसको सिक्किम पुलिस को दी गई है। ठीक है, सिक्किम पुलिस को। फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये जो है ना साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये प्रसिद्ध लेखिका है नमिता गोखले, उनको दिया गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ज्ञानपीठ अवार्ड किसको दिया गया है बताइए तो? 59th क्रम का ज्ञानपीठ अवार्ड विनोद कुमार शुक्ला जी। ठीक है, बहुत अच्छा। इसके अलावा देखिए अगला है वाइली रिचर्ड हीरोज अवार्ड। ठीक है, तो ये चंद्रकांत लाहड़िया को दिया गया है। ठीक है, ये स्वास्थ्य नीति के विशेषज्ञ हैं। तो इस तरीके से ये ना छोटा मोटा अवार्ड है, बट इस तरह का पूछा जा सकता है एग्जाम में। और चूंकि ये पहले भारतीय हैं जिनको ये दिया गया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। नाम क्या है? चंद्रकांत लहरिया। ठीक है, वाइली रिसर्च हीरोज अवार्ड इनको दिया गया है। अगला है यूनाइटेड नेशन का महासचिव पुरस्कार। तो ये शांता कुमार को दिया गया, स्वाति शांता कुमार। ये पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूनाइटेड नेशन से जुड़ा हुआ है। यूनाइटेड नेशंस महासचिव पुरस्कार स्वाति शांता कुमार को दिया गया है। अभी वर्तमान में यूनाइटेड नेशंस के महासचिव कौन है बताइए? एंटोनियो गुतेरेस, ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। इजराइल का शांति पुरस्कार किसको दिया गया था? डोनाल्ड ट्रंप को। आप लोग ये बताइए क्यों दिया गया है, कारण क्या है उनको देने का? अब्राहम अकॉर्ड। ठीक है, अब्राहम अकॉर्ड 2020 में जो साइन किया गया था उसके लिए इनको दिया गया है। अब यहाँ से जो है ना हम लोग कुछ राज्यों से संबंधित महत्वपूर्ण न्यूज देखेंगे, अलग अलग राज्य में जो चीजें चर्चा में रही हैं। ठीक है, पंजाब के बारे में देखते हैं। हम लोगों ने अभी देखा था ऑपरेशन प्रहार, ये गैंगस्टर मुक्त राज्य बनाने के लिए शुरू किया गया था। फिर सीएम सेहत योजना दिखा था, 10 लाख तक का कैशलेस इलाज हो सकेगा। और
पंजाब जो है ना, वहाँ का एक कृषि विश्वविद्यालय है जिसका नाम है पंजाब कृषि विश्वविद्यालय। वो ब्रिक्स नेटवर्क की यूनिवर्सिटी में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय राज्य कृषि विश्वविद्यालय बन गया है। यानी पंजाब कृषि विश्वविद्यालय जो है वो ब्रिक्स के नेटवर्क में शामिल हो गया है। ठीक है, पंजाब में ही आपको स्वर्ण मंदिर है, भांगड़ा गिद्धा डांस वगैरह यही होता है। राजस्थान के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज देख लेते हैं। तो राजस्थान में ई स्वास्थ्य संवाद जो है वो चल रहा है, चर्चा में रहा है। फिर कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य चर्चा में रहा। क्यों रहा चर्चा में? क्योंकि ये इको सेंसिटिव जोन घोषित हुआ है। फिर राजस्थान का नागरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है, नागरी अश्वगंधा को। ठीक है, फिर भैरव बटालियन देखे थे, ये जयपुर में तैनात है, ड्रोन तकनीक यहाँ पे स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ न्यूज देख लीजिए। अभी हम लोगों ने एआई क्लिनिक देखा था, कहाँ बना था एआई क्लिनिक बताइए? उत्तर प्रदेश के किस शहर में? ग्रेटर नोएडा में। बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके बाद एक जिला एक उत्पाद हम लोग पढ़े थे, एक जिला एक व्यंजन पढ़े थे। अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने देखा था ना न्यूज़पेपर जब डिस्कस कर रहे थे, ये गृह मंत्री के द्वारा शुरू किया गया है, एक जिला एक व्यंजन। फिर अशोक लीलैंड की ईवीएम इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली फैक्ट्री जो है वो लखनऊ में स्थापित की गई है। इसका उद्घाटन हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किए हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में बात करेंगे, इसकी राजधानी कहाँ है? लखनऊ है, गोमती नदी पर है ये। दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी जिले में है, इसको याद रखिएगा। चंडीगढ़ में क्या हुआ था? चंडीगढ़ ने राज्य तितली घोषित की थी, नाम क्या था? धारीदार टाइगर तितली। ठीक है, धारीदार टाइगर तितली। अब हम लोग नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को देखेंगे। सबसे पहला झारखंड। झारखंड में जो है ना पेसा एक्ट लागू हो गया है। ठीक है, 25 साल के बाद पेसा एक्ट। फिर ओल चिक की लिपि बहुत फेमस, चर्चा में रहा, बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था। क्यों रहा था? क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संथाली भाषा की लिपि के शताब्दी समारोह में भाग लिया और यहाँ पर ओल चिक की लिपि में ही जो है संविधान की एक प्रति लागू की थी, मतलब उसका लोकार्पण किया था। ठीक है, संथाली भाषा जो है वो 8वीं अनुसूची में शामिल किया हुआ है। 92वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको शामिल किया गया था। ओल चिक की लिपि किस भाषा से जुड़ी हुई है? संथाली। पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा के बारे में देखते हैं तो गुटखा और पान मसाला पर बैन कर दिया है। इसके अलावा कोणार्क मंदिर है जिसको ब्लैक पैगोडा कहते हैं। चिल्का झील जो है ये भी आपको उड़ीसा में है। असम के बारे में बात करते हैं तो 8वें वेतन आयोग को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। अध्यक्ष कौन थी बताइए? 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई। रंजना प्रकाश देसाई, बहुत बढ़िया। काजीरंगा असम में ही है, एक सिंह वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा असम जो है वो मध्य प्रदेश के साथ करार किया है, एक सिंह वाले गेंडे को दान मतलब देगा उसको, है ना, एक्सचेंज करेगा। इसके अलावा मजूली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन डेल्टा है, यानी नदी वाला द्वीप है। कहाँ पे है ये? ब्रह्मपुत्रा नदी पर है, असम में है माजुली द्वीप। याद रखिएगा माजुली जो है ना इसको जिला का दर्जा मिला हुआ है। ठीक है, असम का जिला है ये। फिर बंगरुआ नृत्य बहुत चर्चा में रहा है। क्यों रहा है? तो 10,000 बोडो नर्तकी जो है वो एक साथ इसका प्रदर्शन किए हैं और रिकॉर्ड बनाए हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है बंगरुआ नृत्य जो है वो हाल ही में चर्चा में रहा, वो किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो ये असम से जुड़ा हुआ है। ये पशु विनिमय पता ही थी आपको, ये मध्य प्रदेश और असम जो है वो गेंडा आपस में आदान प्रदान करेगा। पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ न्यूज क्या है? हल्दिया में भारतीय नौसेना अपना नया एयरबेस शुरू करने वाला है। सिक्किम क्यों चर्चा में रहा है? तो क्योंकि सिक्किम को आपदा प्रबंधन का पुरस्कार मिला है संस्थागत श्रेणी में। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला है। इसके अलावा सिक्किम के ही पुलिस विभाग को जो है राष्ट्रपति का प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार मिला है। ठीक है, और ऐसा ये पाने वाला 15वां राज्य है। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, पहले नंबर पर K2 आता है, फिर दूसरे नंबर पर कंचनजंगा और तीसरे नंबर पर नंदा देवी। ठीक है, तो पूर्णतः जो है नंदा देवी भारत में है, K2 वर्तमान POK में है और कंचनजंगा जो है वो भारत, नेपाल और चीन है ना इसके बॉर्डर पे है। अब हम लोग मध्य और पश्चिम राज्यों को देखेंगे तो मध्य प्रदेश को देख लेते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश ने कृषि वर्ष घोषित किया है 2026 को। इसके अलावा रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर श्री विष्णु श्रीधर वाकनकर टाइगर रिजर्व कर दिया है। बताइए तो ये कौन थे? वाकनकर जी कौन थे? ये किस चीज का खोज किए थे? भीमबेटका का खोज किए थे ना भीमबेटका ये। का, बहुत अच्छा। महाराष्ट्र न्यूज में रहा है, वहां पे साझा शक्ति अभ्यास शुरू हुआ है। साझा शक्ति अभ्यास क्या है? इसमें सेना और नागरिक प्रशासन के बीच जो है तालमेल बैठाने के लिए संयुक्त अभ्यास किया गया है।
सर्वश्रेष्ठ झांकी महाराष्ट्र को ही मिला है। गणपति महोत्सव जो है वो अपने झांकी में दर्शाए थे। इसके अलावा लोनार झील आपको पता होगा ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में ही है। बना कैसे है लोनार झील, तो उल्का पिंड के गिरने से बना है। इसकी खासियत ये है कि इसका जो पानी है ना उसका कलर जो है चेंज होता है, ठीक गुलाबी ठीक है, बिल्कुल गुलाबी हो जाता है। गुजरात का न्यूज देखते हैं तो नमो लक्ष्मी योजना शुरू किया गया था महिलाओं किशोरियों के लिए। फिर गिर नेशनल पार्क कहाँ है, गुजरात में ही है, एशियाई शेरों के लिए बहुत फेमस है और एकमात्र निवास स्थान है ये। दक्षिण के राज्यों की बात करेंगे तो केरल का आरलम वन्य जीव अभ्यारण्य चर्चा में रहा है। ये देश का पहला तितली अभ्यारण्य है। इसके अलावा केरल ने राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है, नाम क्या है, बैसिलस सबटिलिस, और ये पहला भारत का राज्य है जो इस राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने वाला भी केरल पहला राज्य है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में, ठीक है जी। कर्नाटक क्यों चर्चा में रहा है, क्योंकि खेलो इंडिया बीच गेम्स जो हुआ है 2026 का, उसके पदक तालिका में शीर्ष पर कर्नाटक रहा है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था, दादर नगर हवेली दमन और दीव में हुआ है, ठीक है। दादर नगर हवेली कौन सर, मणिपुर वो 2025 में था भाई, 2025 में था वो, ये नया वाला है, ठीक है। तमिलनाडु की बात करेंगे तो डीप टेक पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। आंध्र प्रदेश मिस्टी योजना के तहत कार्यशाला शुरू किया था। ग्रीन अमोनिया, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट काकीनाडा में शुरू किया गया है, ठीक है। अगला देखिए तेलंगाना क्यों चर्चा में रहा है, तो वहां पे सरक्का सरलम्मा जात्रा, ये एक मेला है जिसको हम लोग मेतराम जात्रा के नाम से भी जानते हैं, उसका आयोजन हो रहा है। ये कुंभ मेले के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मेला है, ठीक है। तो तेलंगाना भी आप लोग याद रखेंगे। खेल समाचार के बारे में देख लेते हैं तो पहला है T20 विश्व कप। इस बार ये भारत और श्रीलंका में इसका आयोजन हो रहा है, ठीक है। अब वर्तमान में क्या हुआ है कि बांग्लादेश के खिलाड़ी थे मुस्तफिजुर रहमान, उनको IPL खेलने से बैन कर दिया गया था। अब इसके विरोध में बांग्लादेश ने क्या बोला, बांग्लादेश बोला कि मेरा जितना भी मैच है वो भारत में नहीं कराओ, मेरा सारा मैच श्रीलंका में कराओ। लेकिन क्या हो गया कि इतने कम टाइम पीरियड में, क्योंकि सारे मैचेस के जो इतने भी लिस्टिंग थे कहाँ पे कराया जाएगा वो सब प्रिपेयर हो चुका था, ठीक है। तो कम समय बचने के कारण जो है ICC ने बोला कि हम आपका लास्ट टाइम में, लास्ट मिनट में ये चेंज नहीं कर सकते वेन्यू, है ना, आपको भारत में ही खेलना होगा। तो इस कारण से बांग्लादेश जो है बोला कि हम अब वर्ल्ड कप में शामिल ही नहीं होंगे। तो ICC ने क्या किया, बांग्लादेश को हटा दिया है ग्रुप सी से और बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया है। तो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि बांग्लादेश को हटाकर किसको शामिल किया गया था, तो स्कॉटलैंड को शामिल किया गया था। टेनिस ग्रैंड स्लैम पता होगा, नोवाक जोकोविच 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन में ये जीते थे। आज हो गया सर, ऑस्ट्रेलियन ओपन का फाइनल भी हो गया, वो कार्लोस अल्काराज जीते हैं, बिल्कुल, है ना, उसको भी हम लोग देखेंगे कल के न्यूज में, ठीक है। तो यहाँ तक जो है ना जितने भी करंट अफेयर्स थे वो सब मैंने आपको डिस्कस करा दिया है। अब यहाँ पे जो हम लोग न्यूज़पेपर में कवर करते थे उसको स्पीड में देखेंगे। पहला न्यूज क्या था, मिलिट्री क्वांटम मिशन, याद कीजिए। CDS थे जनरल अनिल चौहान, उन्होंने इसका शुरुआत किया था रक्षा के क्षेत्र में क्वांटम प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए। दूसरा था समोजी इलियाकी विरुधु, ठीक है, ये क्या था, तो ये तमिलनाडु के द्वारा एक साहित्य सम्मान शुरू किया गया था। निजी सैटेलाइट यूनिट कहाँ लगाया था, गुजरात के सानंद में। ये भारत की पहली निजी इंटीग्रेटेड सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ठीक है, याद रखिएगा। निजी सैटेलाइट यूनिट कहाँ लगाया जा रहा है, तो गुजरात के सानंद में। फिर इंडिया AI प्री समिट कहाँ हो रहा था, IIT पटना में, ठीक है, IIT पटना में इंडिया AI प्री समिट हो रहा था। यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका जो है वो WHO से बाहर आ गया था। इसके अलावा 66 अन्य संगठनों से भी बाहर आने की बात चल रही है। आंध्र प्रदेश ने अपने राज्य में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की बात चला रहा है, वहां कानून लाया जा सकता है। फिल्म सीनर्स के बारे में हम लोग बात किए थे। फिल्म सीनर जो है उसको ऑस्कर्स अवार्ड में 16 अलग अलग श्रेणियों में नॉमिनेट किया गया है, तो इसके लिए जो है ये इतिहास रच दिया है। फिल्म सीनर्स आप लोग याद रखिएगा। फिर PM विश्वकर्मा हाट के बारे में देखे थे, ये दिल्ली के जो था ना INA, है ना, वहां पे इसको लगाया गया है, PM विश्वकर्मा हाट। एपीकॉन इंडिया ये पढ़े थे, बिहार से जुड़ा हुआ था। भारत के जितने भी फिजिशियन डॉक्टर्स थे उनका ये
वार्षिक सम्मेलन था, तो इस बार ये पटना में आयोजित किया जा रहा है। फिर ग्रेन एटीएम, ये नया न्यूज है, मैं बता देता हूं आपको कि बिहार जो है वो चौथा ऐसा राज्य बनने वाला है जो अपने राज्य में ग्रेन एटीएम से अनाज का वितरण करेगा। यहाँ अभी डीलर्स के द्वारा दिया जाता है, तो धीरे धीरे जैसे अभी तो पायलट प्रोजेक्ट में शुरू हो रहा है, धीरे धीरे अगर ये सही काम करता है तो आप पाएंगे कि कुछ दिनों में अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में, अलग अलग गाँवों में, पंचायतों में ग्रेन एटीएम स्थापित किया जाएगा और अब एटीएम से ही जो है अनाज का वितरण होगा। ठीक है, चौथा राज्य है बिहार जो ये ग्रेन एटीएम लगाने जा रहा है। बागवानी महोत्सव, ठीक है, बिहार के पटना में गांधी मैदान में बागवानी महोत्सव होगा 6 से 8 फरवरी के मध्य। इसमें फल फूल सब्जी इन सब का प्रदर्शन किया जाएगा। फिर बिहार का कैबिनेट जो है वो सेमीकंडक्टर पॉलिसी है ना, इसको मंजूरी दे दिया है। ठीक है, तो बिहार में जल्द ही आपको सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए आपको अलग अलग संयंत्र देखने के लिए मिल सकता है। अगला न्यूज है अजीत पवार, इनका निधन हो गया था। ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के। अब इनके स्थान पर इनकी पत्नी है सुनेत्रा पवार, इनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। मार्क टेली, ये बीबीसी के पत्रकार थे जिनका निधन हो गया, बहुत ही फेमस थे ये। कर्नाटक राज्यपाल विवाद, मैंने आपको बताया था कि कर्नाटक के जो राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत, वो राज्य विधानमंडल के संयुक्त सत्र को संबोधित करने से मना कर दिए थे, जिसके बाद जो है विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस राज्य में इस तरह का विवाद उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा कर्नाटक में। अगला न्यूज देख लीजिए, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। ठीक है, तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो है सिपरी के द्वारा चालू लाया जाता है हर साल, और भारत इस साल भी चौथे स्थान पर है। पहले नंबर पर यूएसए है, दूसरे नंबर पर रसिया है, तीसरे नंबर पर चीन है, चौथे नंबर पर भारत है। जसपे के बारे में पढ़े थे, ये 2026 में भारत का पहला यूनिकॉर्न बन गया है। ठीक है, जसपे भारत का पहला यूनिकॉर्न बना है 2026 में। फिर मासिक चक्र को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जो है फंडामेंटल राइट्स सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल लॉन्च किया गया था जिसका नाम है BAS-01। ठीक है, फिर एक रिपोर्ट आई थी, भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या बढ़कर 95.8 करोड़ हो गई है। ज्यादा यूजर्स गांव के हैं कि शहर के, बताइए। गांव के हैं, बहुत अच्छा। अंत में है, पूछना था तो लास्ट में पूछिएगा, है ना, एक मिनट। गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन है? तो दो व्यक्ति आए थे, एक तो यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष थे उर्सुला वांडर लेन, और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष थे एंटोनियो कोस्टा। तो ये गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि हैं। गणतंत्र दिवस परेड में महाराष्ट्र जो है उसको सर्वश्रेष्ठ झांकी का राज्य श्रेणी में अवार्ड मिला है, और मंत्रालय श्रेणी में संस्कृति मंत्रालय को मिला है। भारत जो है ईरान के पक्ष में वोटिंग किया था। हम बताए थे आपको कि ईरान के खिलाफ जो है कुछ पश्चिमी देशों ने यूनाइटेड नेशंस का जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसमें उसके विरोध में एक प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन भारत जो है वो ईरान के पक्ष में वोट किया था। ठीक है, भारत ने चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के साथ ईरान के पक्ष में वोट किया है। दूसरा है भारत अरब लीग विदेश मंत्री सम्मेलन। तो अभी जो है वर्तमान में भारत और अरब लीग के जो विदेश मंत्री हैं उनका सम्मेलन भारत में हो रहा है। ठीक है, अरब लीग में कितने देश शामिल हैं बताइए, संख्या कितनी है? 22 देश शामिल है। बहुत अच्छा, ये दूसरा सम्मेलन है। पहला सम्मेलन 2016 में हुआ था, अब फिर 2026 में हो रहा है। फिर हम लोगों ने देखा था उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, CPI का आधार वर्ष बदलने वाला है, 2012 से बदलकर 2024 हो जाएगा। ठीक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2012 से बदलकर 2024 हो जाएगा। फिर हम लोगों ने एक दिन इस्लामिक नेटो के बारे में चर्चा किया था। इस्लामिक नेटो क्या है? तो नेटो अभी वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप, आपको पता होगा कि जब से वो बोले हैं कि ग्रीनलैंड पे कब्जा करेंगे, तो नेटो के सदस्य देशों के बीच जो है ना विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। ठीक है, तो अब क्या हुआ है कि कुछ इस्लामिक देश जो है ना आपस में गठबंधन बना रहे हैं। तो कुछ लोग जो है कह रहे हैं कि नया दौर शुरू हो रहा है जिसमें इस्लामिक नेटो बनने की संभावना है। ठीक है, इस्लामिक नेटो यही है, हम लोगों ने क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, डिटेल में अगर आपको देखना हो तो आप हमारा क्लास वीडियो देख सकते हैं। फिर UGC चर्चा में रहा है, एक कानून लाया गया था जिसके बारे में क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस भी किया गया था, तो जिसके कारण जो है समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मतभेद उत्पन्न हो गया है। सुप्रीम कोर्ट इस पे स्टे लगा दिया है, जब अगला जजमेंट आएगा तो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये जनवरी के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे, चाहे वो न्यूज़पेपर में थे, इसके अलावा किसी भी
मैगजीन में आए होंगे, इसके अलावा किसी भी कोचिंग के वीडियो में आपको मिलेगा, सब कुछ यहाँ पे डाल दिया गया है। एक भी पॉइंट स्किप नहीं किया गया। लगभग 1 से 150 सवाल था और हम लोग जो है 1 घंटा 15 मिनट में ये सब कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पर खत्म होता है। सर ये बताइए, ग्रेन एटीएम जो है वो कौन सा राज्य सबसे पहले शुरू किया था?